तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की इस गहरी पड़ताल में हम एक ऐसे विषय को खंगालने वाले हैं जो हम सबके जीवन से जुड़ा है। क्या हमारी जिंदगी के फैसले वाकई हमारे अपने होते हैं? हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि हमारा जीवन हमारी अपनी फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा से चल रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर ये महज एक भ्रम है? सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही है, क्या पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसी कोई चीज वास्तव में है? जरा सोचिए, जीवन की इस नैया को असल में चला कौन रहा है? हमारी अपनी इच्छा, या फिर कुछ ऐसी अदृश्य वैश्विक, सामाजिक और आध्यात्मिक ताकतें जो पर्दे के पीछे से हमारी दिशा तय कर रही हैं? आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे नियंत्रण के इस भ्रम को समझने से, फिर देखेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी कैसे असर डालती है, सफलता और प्रिविलेज का क्या रोल है, हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस की ताकत क्या है। उसके बाद आध्यात्म और समर्पण पर बात करेंगे, और अंत में ये समझेंगे कि क्या वाकई कुछ भी हमारे हाथ में है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे पहले अहम बिंदु की तरफ। चलिए देखते हैं कि आखिर ये नियंत्रण का भ्रम है क्या और ये कैसे काम करता है। अब बात करते हैं मैक्रो ताकतों की, यानी उन ग्लोबल और आर्थिक दबावों की जो हमारे रोजमर्रा के फैसलों को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। याद है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ खास सलाह दी थी, जैसे गैर जरूरी विदेश यात्राओं से बचना, सोना कम खरीदना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना और वर्क फ्रॉम होम करना। अब ये कोई सामान्य लाइफस्टाइल टिप्स नहीं थे, ये सीधे तौर पर इस बात का नतीजा थे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार चली गई थीं। यानी जब दुनिया के उस पार तेल महंगा होता है तो हमारी निजी जीवन शैली के विकल्प रातों रात सीमित हो जाते हैं। हमारा रोजमर्रा का चुनाव ही हमारे हाथ से निकल जाता है। सच तो ये है कि ग्लोबल मार्केट उस पहली न दिखने वाली दीवार की तरह काम करता है जो हमारे आज़ाद फैसलों को रोकती है। और मजे की बात देखिए, जैसे ये ग्लोबल बाजार तय करते हैं कि हम कैसे सफर करेंगे, वैसे ही समाज के कुछ छिपे हुए नेटवर्क हमारी सफलता तय करते हैं। चलिए इसे अगले स्तर पर समझते हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं सामाजिक ताकतों की दुनिया में। सफलता और प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार, कैसे ये दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। ये तुलना अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। एक तरफ वो छात्र हैं जो सामान्य स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जो जेम्स दुबई या स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों का हिस्सा है। जब हम ज़ेप्टो के फाउंडर्स आदित्य पलीचा और कैवल्य वोहरा की 19 साल की उम्र में मिली सफलता को देखते हैं तो ये पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। इसे ऐसे समझिए, एक सामान्य छात्र के हाथ में सिर्फ एक चाकू है, जबकि स्टैनफोर्ड की शिक्षा और प्रिविलेज किसी मशीन गन की तरह है। जब मुकाबला इन दोनों के बीच हो तो असल में कोई प्रतिस्पर्धा बचती ही नहीं। खेल शुरू होने से पहले ही एक तरफा हो चुका होता है। 5.5 करोड़ के रुपए किराना कार्ट के लिए शुरुआत में ही इतनी बड़ी फंडिंग मिल गई थी। और पता है क्यों? क्योंकि फाउंडर्स स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट थे और वाई कॉम्बिनेटर जैसे बेहद एलीट नेटवर्क तक उनकी सीधी पहुंच थी। अब ईमानदारी से सोचिए, क्या एक आम मिडिल क्लास छात्र के लिए महज एक अच्छे आइडिया के दम पर ऐसा नेटवर्क हासिल करना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। इतिहास में झांकें तो ऐसे एलिटिज्म के उदाहरण भरे पड़े हैं जो सिर्फ मेहनत और संघर्ष वाले मिथक को तोड़ देते हैं। आज़ादी के बाद के दौर में हरिवंश राय बच्चन जी को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिल्ली बुलाकर विशेष ड्यूटी अधिकारी नियुक्त किया गया था, वो भी 1000 रुपए के वेतन पर, जबकि इस वक्त देश में औसत वेतन सिर्फ 120 रुपए था। या फिर अमिताभ बच्चन जी का वो वाकया जब उन्हें मुंबई आने पर इंदिरा गांधी जी से परिचय पत्र मिला था। ये तथ्य किसी पर सवाल उठाने के लिए नहीं है, बल्कि ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि कैसे शक्तिशाली संपर्क बिना किसी एग्जाम या शॉर्टलिस्टिंग के ही सफलता तय कर देते हैं। नेपोटिज्म अगर कुछ हजार लोगों का फायदा करता है तो एलिटिज्म लाखों होनहार लोगों की मेरिट को पूरी तरह से पीछे छोड़ देता है। तो ग्लोबल और सामाजिक दबावों को समझने के बाद अब थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं और समझते हैं मनोवैज्ञानिक ताकतों को, हमारे सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन की शक्ति को। हम अक्सर मानते हैं कि हम अपने फैसलों को अपनी इच्छा शक्ति से कंट्रोल करते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा अवचेतन मन सिर्फ विल पावर से काम नहीं करता। इसे मुख्य रूप से 3 तरीकों से ट्रेन किया जाता है। पहला, लगातार दोहराओ, जिससे हमारी आदतें अपने आप बन जाती हैं। दूसरा, विशिष्ट का, जब हम किसी एकदम नए माहौल में जाते हैं तो हमारा दिमाग तेजी से रिएक्ट करता है। और तीसरा, सबसे अहम,
एक असुविधाजनक और मुश्किल माहौल जो इंसान को अडेप्ट करने और एक्सट्रीम ग्रोथ के लिए मजबूर कर देता है। ज़ोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल की कहानी इसका सबसे सटीक उदाहरण है। उन्होंने खुद बताया है कि बचपन में छोटा और सांवला होने और हकलाने की वजह से उन्हें बुली किया जाता था। सोचिए, बचपन का वो बेहद असुविधाजनक अनुभव और उसके बाद आईआईटी चंडीगढ़ और दिल्ली का वो हाइपर कॉम्पिटिटिव माहौल। इन दोनों ने मिलकर उनके दिमाग की एक ऐसी डीप ट्रेनिंग कर दी कि वो लगातार प्रतिस्पर्धी बन गए। इसमें उनके सचेत फैसलों की कोई जगह नहीं थी, बल्कि सफलता की भूख उनके अंदर एक ऑटोमेटेड सिस्टम बन चुकी थी। कुल मिलाकर हमारा सबकॉन्शियस मन हमारे दिल की धड़कन की तरह है, एक ऐसा सिस्टम जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक काम करता है, हमारे सचेत नियंत्रण से बिल्कुल परे। जब हमारी आदतें, हमारा मोटिवेशन और हमारे सबसे गहरे डर सीधे अवचेतन में बसे हों, तो फिर हमारे मनोवैज्ञानिक फैसलों पर हमारा अपना कंट्रोल होना महज एक मिथक ही तो है। और अब हम अपने इस विश्लेषण के सबसे गहरे और आखिरी पड़ाव पर आते हैं, आध्यात्मिक ताकतें, यानी जागृति और समर्पण। अध्यात्म की भाषा में, जिसे हम अवेकनिंग या जागृति कहते हैं, वहाँ हमारे ईगो यानी अहंकार को सिर्फ एक सर्वाइवल पैटर्न माना जाता है। एक ऐसा पैटर्न जो समाज की प्रोग्रामिंग और डर पर आधारित है। और समर्पण या सरेंडर का सीधा सा मतलब है मन के इस कंट्रोल को पूरी तरह से छोड़ देना, ताकि आपका वास्तविक स्वरूप और ये पूरा ब्रह्मांड आपको गाइड कर सके। अध्यात्म दर्शन यही कहता है कि हमारा जो कैलकुलेटिव मन है वो डर से चलता है, और इससे चिपके रहना ही हमारे जीवन के सारे दुखों की असली वजह है। इन आध्यात्मिक शिक्षाओं का सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि जैसे ही जागृति आती है, फ्री विल का भ्रम पूरी तरह से टूट जाता है। हमारा मन सिर्फ पिछले अनुभवों और डर के आधार पर फैसले लेता है। जब हम उस सच्चे मार्ग का विरोध करते हैं और सब कुछ खुद कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ निराशा और दर्द हाथ लगता है। इसके उलट समर्पण करने का मतलब है उस ब्रह्मांडीय स्रोत को खुद को चलाने देना। बदलाव निरंतर है, और जब हम चीजों को जबरदस्ती कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, तभी हमें सही दिशा मिलती है। एक कठोर मन हमेशा खुद को एक छोटे से डिब्बे में समेटने की कोशिश करता है, लेकिन असल जिंदगी तो एक नदी की तरह है, जिसे लगातार बदलते हुए बहना होता है। अपनी नैया को खुद खेने की जिद अक्सर एक बहुत ही सीमित सोच से पैदा होती है, जबकि सब कुछ छोड़ देना, पूरी तरह से सरेंडर कर देना, इंसान को एक ऐसी विशाल और असीम बुद्धिमत्ता से जोड़ देता है जो हमारे छोटे से ज्ञान से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। इन तमाम लेयर्स को पार करने के बाद अब हम इस विश्लेषण के निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। क्या आखिर में कुछ भी हमारे हाथ में है? तो जरा सोचिए, अगर ग्लोबल मार्केट, समाज के वो छिपे हुए एलीट नेटवर्क, हमारा अपना ही अवचेतन मन और ये विशाल आध्यात्मिक ब्रह्मांड, अगर ये सब मिलकर हमारे फैसले ले रहे हैं, तो क्या एब्सोल्यूट फ्री विल यानी पूर्ण स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई चीज वास्तव में मौजूद है? इसी विचार में डुबोते हुए आज की ये पड़ताल यहीं खत्म होती है। शायद कंट्रोल के इस भ्रम को हमेशा के लिए छोड़ देना और इस ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ बहना ही सबसे बड़ी आजादी है।